बालों में कंघी करने की ज़रूरत उन्हें थी नहीं और अपने शरीर पर बहुत अधिक बड़े कपड़ों में उन्हें देखा जाता था। उनकी एक बड़ी खूबी यह भी थी कि वे कभी भी मोजे नहीं पहनते थे। वो मोजे पहनने को ही गैर ज़रूरी समझते थे। जब कभी वे व्हाइट हाउस जाते तो उनके मोजों में छेद होते। वे बालों में कंघी तो कभी नहीं करते थे। इन सब खूबियों के साथ ही अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत बड़े वाले इश्कबाज भी रहे। कहानी को पूरा जानने के लिए बने रहिए वीडियो में। नमस्ते, आप सभी का अभिवादन करती हूँ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी। दोस्तों, आम लोगों के बीच में धारणा बनी हुई है कि वैज्ञानिक लोग अपने कामों में लगे रहते हैं और हमेशा ही अपनी ही दुनिया में विचरण करने वाले प्राणी होते हैं, जिनके लिए हुस्न, इश्क और प्यार जैसी चीज़ों के लिए बहुत कम समय होता है। संभव है कि वे इन बातों को तुच्छ और महत्वहीन मानते हों, लेकिन शायद आपको नहीं पता होगा कि अल्बर्ट आइंस्टीन जितने महान वैज्ञानिक थे, उतने ही बड़े दिल फेंक आशिक भी थे। यह बात अलग है कि उनके प्रेम प्रसंगों के बारे में बहुत कम जानकारी ही सामने आ सकी है। वे अपने एक खास किस्म के गंदगी भरे और विचित्र किस्म की ड्रेस व बालों के लिए जाने जाते थे। जब वे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में थे और अपने घर से दफ्तर जाते थे तो उन्हें हमेशा ही धुआं छोड़ते हुए देखा जाता था। जब उनसे तंबाकू पीने के लाभ के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि मैं जानता हूँ कि आदमी पाइप पीने से शांत बना रहता है और अपने जीवन के सभी उद्देश्यपरक फैसलों को लेने में सहज होता है। उनकी याददाश्त भी बहुत खराब थी। उन्हें लोगों के ना तो नाम और ना ही फ़ोन नंबर याद रहते थे। यहाँ तक कि उन्हें खुद का फ़ोन नंबर भी याद नहीं रहता था। वे अपना ऑटोग्राफ लेने के लिए पैसे लेते थे, लेकिन बाद में वो सारा पैसा दान में दे देते थे। साल 1901 में आइंस्टीन अपनी पहली गर्लफ्रेंड मिलेवा मैरिक के साथ इटली में छुट्टियां मना रहे थे। तब मिलेवा मैरिक एक बच्चे की मां बन चुकी थी और आइंस्टीन के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो अपनी पत्नी और बच्चे की भली भांति देख रेख कर सकें। उनकी यह बच्ची 1902 में पैदा हुई थी, लेकिन आइंस्टीन ने मिलेवा को जब 1903 में जो पत्र लिखे उनमें उस बच्ची का जिक्र नहीं है। संभवतः लाल बुखार के कारण इस बच्ची की मौत हो गई थी। बाद में आइंस्टीन ने 1912 में मिलेवा को छोड़ दिया और 1919 में दोनों का तलाक भी हो गया था। अपनी पहली शादी के दौरान ही आइंस्टीन के कम से कम आधा दर्जन महिलाओं के साथ प्रेम प्रसंग चल रहे थे, इसलिए वे अपनी पत्नी से तलाक चाहते थे। जब मिलेवा ने तलाक देने से इनकार कर दिया तो उन्होंने अपने साथ मिलेवा के लिए शर्तों और नियमों की एक सूची बना दी और इस पर पत्नी से हस्ताक्षर करने को कहा। वो चाहते थे कि उनकी पत्नी यह लिख कर दे कि वे एक सुखी विवाहित दंपत्ति हैं। एक ही छत के नीचे साथ रहने के लिए मिलेवा को शर्तें माननी पड़ी, जिसमें दोनों के बीच सेक्स पर पूरी तरह से रोक और घरेलू मामलों में दखल अंदाजी ना करना शामिल था। आइंस्टीन ने अपनी शर्तें कुछ इस प्रकार तय की। पहली शर्त उनकी थी कि तुम यह सुनिश्चित करोगी कि मेरे कपड़े और निजी उपयोग की चीज़ें साफ, अच्छी हालात में हों। दिन में 3 बार भोजन मुझे मेरे कमरे में दिया जाए। मेरा बिस्तर और ऑफिस पूरी तरह से चाक चौबंद होगा और कमरे की डेस्क केवल मेरे लिए ही उपलब्ध होगी। दूसरी शर्त, जब तक सामाजिक कारणों के चलते जरूरी ना हो तब तक तुम्हारे मेरे साथ कोई निजी संबंध नहीं होंगे। तुम घर पर मेरे साथ नहीं बैठोगी, ना ही मेरे साथ बाहर जाओगी या मेरे साथ यात्रा करोगी। आइंस्टीन की तीसरी शर्त थी, मुझसे संबंध बनाए रखने के लिए तुम्हें खुले आम इन बातों को ध्यान में रखना होगा
कि ना तो तुम मेरे साथ किसी तरह की करीबी रखोगी और ना ही भला बुरा कहोगी। जब भी मैं तुमसे कहूँगा तुम तुरंत ही बात करना बंद कर दोगी। जब मैं तुमसे कहूँ तो तुम बिना किसी विरोध के मेरे बिस्तर के कमरे या ऑफिस से बाहर चली जाओगी। साथ ही मेरे बच्चों के सामने तुम अपमानित करने की कोशिश नहीं करोगी। मैरिक और आइंस्टीन करीब 10 सालों तक इन्हीं शर्तों के साथ साथ रहे और इस दौरान आइंस्टीन का करियर खूब फला फूला। इसी समय में उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत भी रचा, लेकिन दोनों के बीच संबंध खराब हो गए क्योंकि दूसरी औरतों में दिलचस्पी लेने वाले आइंस्टीन 1912 में अपनी चचेरी बहन एल्सा के प्रेम जाल में बंध गए। उन्होंने एल्सा से कहा कि मैरिक ईर्ष्या और अवसाद से ग्रस्त रहती है। 14 फरवरी 1919 को मैरिक और आइंस्टीन का तलाक हो गया। तलाक के बाद आइंस्टीन ने एल्सा से विवाह कर लिया। एल्सा अपनी माता की तरफ से पहली और पिता की तरफ से दूसरी बहन थी। दोनों ने 2 जून 1999 को शादी कर ली। एल्सा अल्बर्ट की दूसरी पत्नी थी और इस शादी से पहले भी एल्सा मैक्स लोवेंथॉल से विवाह कर चुकी थी, लेकिन अल्बर्ट से विवाह करने के लिए उन्होंने अपने पति को छोड़ दिया। पर एल्सा के साथ विवाह के बाद भी अल्बर्ट के और भी कई प्रेम प्रसंग निरंतर चलते रहे और 1936 में जब एल्सा की मौत हुई तब भी जीनियस प्लेबॉय का अफेयर चल रहा था। अल्बर्ट का तीसरा प्यार बेट्टी न्यूमैन नाम की महिला से हुआ। दोनों के बीच 1923 में प्यार हुआ था और बेट्टी उनके करीबी मित्र हॉन्स की भतीजी थी। आइंस्टीन ने उसे पारिवारिक जीवन में मिलाने की भरसक कोशिश की, लेकिन वह असफल रहे। उन्होंने बेट्टी को एक असाधारण और मार्मिक पत्र लिखा, जो मैं पृथ्वी पर ना पा सका उसे अब सितारों में पाने की कोशिश करूंगा। यह रिश्ता भी 1924 में समाप्त हो गया। उनके कई महिलाओं के साथ संबंध बने रहे। 1920 के दशक के मध्य से वर्ष 1933 में अमेरिकी प्रवास पर जाने के बीच उनका कई महिलाओं से संबंध रहा। इनमें से एक मार्गरेट लेवाक थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की सुनहरी बालों वाली सुंदरी थी, लेकिन उनके और प्रेम प्रसंग बनते रहे और वह इन सभी से इश्कबाजी करते रहे। फूलों का कारोबार करने वाली एक संपन्न कारोबारी एस्टेला और एक संपन्न यहूदी विधवा टोनी मेडल से भी उनके रिश्ते रहे। इनके साथ वह मौज मजे करने के लिए जाते, नाव की सैर करते, किताबें पढ़ते, संगीत का लुत्फ उठाते। इस दौरान के पत्र इस बात का भी इशारा करते हैं कि एक और टोनी और ईथल नाम की महिला भी उनके साथ रही। मार्गरीटा कोकेनकोवा एक रूसी जासूसी थी, जो कि आइंस्टीन का अंतिम प्यार साबित हुई। साल 1965 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने एक महान रूसी शिल्पज्ञ सेर्गेई कोकेनकोव को आइंस्टीन की मूर्ति बनाने के लिए भेजा। वे कोकेनकोव के घर में शुरुआती स्केचेस बनाने के लिए बैठते थे, लेकिन जब इन दिनों के दौरान कोकेनकोव अपनी पत्नी मार्गरीटा कोकेनकोवा के साथ आए तो दोनों में देखते ही देखते प्यार हो गया। लीजा कसन ने लिखा है कि मार्गरीटा अपने समय की स्वतंत्र महिला थी। दूर दूर तक यात्राएं कर चुकी मार्गरीटा मजाकिया इंसान और पेशे से वकील थी, जो कि बहुत ही स्मार्ट होने के साथ साथ 5 भाषाएं जानती थी। मार्गरीटा जो कुछ कर रही थी उनके पति ने उसे करने दिया, और जो अंततः आइंस्टीन के लिए एक आमंत्रण साबित हुआ। सेर्गेई दिन भर अपने काम में व्यस्त रहता और मार्गरीटा को तब बड़ा आश्चर्य हुआ जब आइंस्टीन ने उसका न्योता स्वीकार कर लिया। उस समय मार्गरीटा 46 की थी और अल्बर्ट आइंस्टीन 63 साल के। दोनों एक साथ चल पड़े। इसके साथ ही आइंस्टीन का एक और रोमांस शुरू हुआ, जो कि 4 वर्षों तक चला। तब युद्ध भी समाप्त हो चुका था। सारनेक लेक पर ली गई दोनों की तस्वीरें भी थीं। बाद के वर्षों में आइंस्टीन लोगों को बताते थे
कि वह उनकी नई साथी थी। कोकेनकोव और उनकी पत्नी मार्गरीटा कोकेनकोवा अमेरिका में 1920 के दशक के मध्य से 1946 तक रहे और इस दौरान उनका काम अमेरिकी परमाणु बम प्रोग्राम की जानकारी इकट्ठा करना था। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद मार्गरीटा और सेर्गेई ने अमेरिका छोड़ दिया। तब आइंस्टीन ने मार्गरीटा को विदाई की भेंट के तौर पर सोने की घड़ी उपहार में दी थी। मार्गरीटा की 1980 में दम घुटने से मौत हुई, लेकिन इससे पहले आइंस्टीन और मार्गरीटा के पति की भी मौत हो चुकी थी। आइंस्टीन के दस्तावेजों का अध्ययन करने वाली बारबरा वुल्फ का कहना है कि वह अल्बर्ट का पीछा करते हुए इंग्लैंड तक आ गई। साल 1931 में मार्गरेट को लिखे एक पत्र में उसने शिकायत की कि श्रीमती एम यानी कि मिकानोवस्की मेरा पीछा करते इंग्लैंड तक आ गई, लेकिन उनका मेरा पीछा करना मुझे नियंत्रण से बाहर कर रहा है। आइंस्टीन को महिलाओं का साथ बहुत पसंद था और उनकी बौद्धिक क्षमताओं के कारण महिलाएं उनसे प्रभावित भी हो जाती थी। पहले वह बर्लिन में सोशलाइट महिलाओं के बीच लोकप्रिय थे और बाद में अमेरिका में भी रिश्ते बनते रहे। वह रिश्ते बनाते थे, लेकिन जब कोई रिश्ता गहराता तो वह निष्क्रिय हो जाते और इधर उधर की महिलाओं में दिलचस्पी लेने लगते। चूँकि किसी भी महिला के साथ उनका रिश्ता गहरा नहीं होता था, इसलिए उन्हें अपना काम करने के लिए जिस एकांत की ज़रूरत हो जाती थी वह मिल जाता था। लेकिन उनकी इस आदत को बहुत कम लोग ही पसंद करते थे। एल्सा को लिखे एक पत्र में उन्होंने स्वयं कहा है कि महिलाएं उनका पीछा करती थी और उन पर अवांछित प्यार उड़ेला करते थे। उन्हें अपनी कमजोरी का एहसास था। इस बारे में प्रोफेसर गटफ्रायड का कहना है कि वह किसी भी एक महिला के साथ लंबे और स्थिर रिश्ता बनाने लायक नहीं था और आइंस्टीन ने इस बात को अपने एक मृत दोस्त के बेटे को लिखा था। आइंस्टीन ने लिखा कि तुम्हारे पिता की जिस बात की मैं प्रशंसा करता हूँ वह यह है कि वह आजीवन एक ही महिला के साथ रहा। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें मैं 2 बार पूरी तरह फेल हुआ हूँ। इसलिए अगर कोई आइंस्टीन के प्यार को लेकर कोई बात करता है तो उसका निरंतर और सतत प्यार साइंस था, जिससे वह आजीवन प्यार करते रहा और आजीवन जुड़ा रहा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लेना। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।